हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज की इस क्लास में हम क्लास 7 का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है माउंटेनियर्स, हम इस लेसन को रीड करेंगे, इसकी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही में इस लेसन की जितनी भी बैक एक्सरसाइज है हम उसको फुली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मतलब बता देते हैं माउंटेनियर्स का। माउंटेनियर्स का क्या मतलब होता है? माउंटेनियर्स का मतलब होता है पर्वतारोही, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो पर्वतों पे चढ़ने का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिविटी 1 में कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड वी हैव टू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड इज सी लेवल। समुद्र के स्तर को हम बोलते हैं सी लेवल। आगे सेकंड वर्ड जो है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, सफलता, कुछ भी बोल सकते हैं हम। आगे है नेक्स्ट वर्ड फीट। फीट का मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिससे कमाल ही हो जाए, जो बहुत ही बढ़िया काम हो गई, जिससे आपकी प्रशंसा हो जाए। तो ऐसे काम को हम कमाल का कार्य, साहसिक कार्य या फिर कोई कारनामा ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइंबर। क्लाइंबर होता है चढ़ने वाला, जो पर्सन चढ़ाई का काम करे उसे हम क्लाइंबर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माउंटेनियर। माउंटेनियर जो है इस चैप्टर का नेम भी है, तो ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। माउंटेनियर का मीनिंग होता है पर्वतारोही, यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति, उसे हम हिंदी में पर्वतारोही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समिट। समिट हम जिसे बोलते हैं पीक, यानी कि टॉप, सबसे टॉप की जो जगह होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस पहाड़ के सबसे जो टॉप की जगह है इसे हम पीक बोलेंगे, इसे हम समिट बोलेंगे, इसे हम टॉप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्केल। स्केल का मतलब देखिए इसके 2-3 मीनिंग निकलते हैं। एक होता है आप जो रूलर यूज़ करते हो, मैं वो होता है। एक स्केल होता है नापना, मापना, ठीक है। और यहाँ पर स्केल का मतलब जो है वो है चढ़ाई करना, यानी चढ़ना, चढ़ने का कार्य करना, दैट इज स्केल। इसका यहाँ पे ये मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडिशन। अब ये एक्सपेडिशन क्या होता है? एक्सपेडिशन का मतलब होता है कोई अभियान, कोई भी अभियान, ठीक है। उसके बाद है फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेटेड का मतलब होता है कोई भी जैसे काम जिसे सराहा गया हो, यानी कि इसका मतलब है सम्मानित किया गया। फेलिसिटेट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे दी है, इसीलिए हम इसका मीनिंग भी पास्ट में बोलेंगे। इसका मीनिंग होगा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड होता है किसी को समर्पित करना, यानी समर्पित किया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, दैट इज समर्पित किया। नेक्स्ट है वर्ड दैट इज ट्रैक। ट्रैक मीन्स कोई भी जर्नी, दैट इज यात्रा। पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करना उसे हम बोलते हैं, पहाड़ों की जो यात्रा करना उसे हम ट्रैकिंग बोलते हैं। इसके लिए हम यात्रा वर्ड यूज कर सकते हैं। ये अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, यानी कि अपने आप को एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज कर लेना। उस कार्य को, इस प्रोसेस को हम एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव होना, किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ की भूख होना, हम उसे स्टार्व्ड बोलते हैं। डेटर। डेटर का मतलब होता है डिटेन, यानी कि रोक के रखना, टाल देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम जो खतरों से भरा हुआ हो, कोई भी खतरनाक कार्य एडवेंचरस वर्क कहलाता है। एडवेंचरस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो साहसिक हो, साहसिक हो सकता है इसका मतलब। ये जो आपके सामने पिक्चर्स दिखाई हैं, ये आपको दिखाई है माउंट एवरेस्ट की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं समुद्र के लेवल से 29,028 फीट ऊंची है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस लेसन की रीडिंग। Mount Everest is the highest point on the planet at 29,028 feet above sea level. Mount Everest is ग्रह की, प्लैनेट जो है, जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं उस प्लैनेट की बात हो रही है, और वो प्लैनेट है अर्थ। तो पृथ्वी पर सबसे जो ऊंचा पॉइंट है, ऊंचा शिखर है, वो है माउंट एवरेस्ट, और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 29,028 फीट। बहुत से लोगों के लिए, फॉर मैनी पीपल, रीचिंग माउंट एवरेस्ट पीक इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। बहुत से लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट के पीक पर, यानी कि टॉप पर पहुंचना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिस काइंड ऑफ फीट रिक्वायर्स अ ह्यूज फंड्स, वेरी टफ ट्रेनिंग
एंड वेरी गुड लक। और इस तरह का जो काम है, जो कि कारनामा है जीवन भर याद रखने वाला, यानी कि सबसे बड़ा जो साहसिक काम है, इसे करने के लिए हमें ह्यूज फंड्स का मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि, फंड्स की ज़रूरत पड़ती है बहुत बड़ी मात्रा में। एंड वेरी टफ ट्रेनिंग, और इसके लिए ट्रेनिंग जो होती है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की, वो बहुत ही टफ होती है। साथ में गुड लक भी होना चाहिए, भाग्य भी जो है वो साथ देना चाहिए। सो फिर हम जाकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। द फर्स्ट पीपल to stand on the top of Everest were local climber Tenzing Norgay and Sir Edmund Hillary, a mountaineer from New Zealand in 1953। अब बात कर रहे हैं कि 1953 की न्यूजीलैंड से टेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरे जो थे, ये दोनों स्थानीय पर्वतारोही थे, और ये फर्स्ट लोग थे, पहली बार जो लोग थे ये, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। Since then a lot of people have achieved this feat, और तब से बहुत से लोगों ने इस अचीवमेंट को हासिल किया। Some of them are from India too, उनमें से कुछ जो थे वो इंडिया में से भी थे। अब देखिए सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में जो पर्सन है वो है कैप्टन अवतार सिंह चीमा। द फर्स्ट इंडियन टू समिट Mount Everest was Captain Avatar Singh Chima, 1933 to 1989. On May 20, 1965, he was a captain in the 7th BN Parachute Regiment at that time. Later, he was promoted to the post of a colonel. He was also the 60th person in the world to scale the peak. अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी, समिट का हमने पहले मतलब अभी जाना है, इसका मतलब होता है टॉप पॉइंट। तो ये जो कैप्टन अवतार सिंह जी थे, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पैर जमाए थे, और इनका जीवन काल जो था वो 1933 टू 1989 था। अपने जीवन के इन वर्षों में 20 मई 1965 का दिन था जब वो समिट पर पहुंचे थे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गए थे। और ये 7th BN पैराशूट रेजिमेंट जो थी उस टाइम पे, उसके कैप्टन थे। और बाद में ही वॉज प्रमोटेड, उनको प्रमोट कर दिया गया था कौन सी पोस्ट पर? कर्नल की पोस्ट पर। ही वॉज ऑल्सो द 60th पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्केल द पीक। और दुनिया के जितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी उनमें से ये 16वें नंबर पर थे। He was a part of the 3rd Indian expedition led by Commander M.S. Kohli and others. M.S. Kohli और साथ में और जो लोग थे उनके द्वारा चलाए गए, M.S. कोहली जो थे वो कमांडर थे। सो इनके द्वारा जो चलाया गया अभियान था, तीसरा अभियान उसकी बात हो रही है। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। तो जो तीसरा अभियान चलाया गया था उसका ये हिस्सा थे। खोली वॉज एन ऑफिसर इन द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो थी उसमें खोली जी जो थे वो एक ऑफिसर थे। बोथ चीमा एंड खोली वर फेलिसिटेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद अर्जुन अवार्ड। अब ये जो चीमा जी थे साथ में खोली जी थे, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दे ऑल्सो रिसीव्ड पद्मश्री एंड पद्म भूषण रिस्पेक्टिवली। उनको पद्मश्री और पद्म भूषण नामक ये जो अवार्ड्स हैं वो भी दिए गए थे। खोली वॉज ऑल्सो गिवन निशान खालसा बाय पंजाब गवर्नमेंट। और पंजाब सरकार के द्वारा खोली को निशान खालसा जो है उससे भी सम्मानित किया गया। A postage stamp was dedicated to success of the 1965 Everest expedition। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है पोस्टेज स्टैंप, देखिए आपको ये राइट साइड में एक स्टैंप दिखाई दे रही है जिसके ऊपर 2 पर्वतारोही जो है उनकी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये जो स्टैंप है इन्हीं के नाम से जो थी बनाई गई थी, इन्हीं को डेडिकेट करके बनाई गई थी। 1965 में एवरेस्ट एक्सपेडिशन यानी कि एवरेस्ट अभियान में सफलता हासिल करने के लिए ये एक स्टैंप जो थी ये उनको समर्पित की गई थी, और इस तरह से ये जो स्टैंप थी ये भारत में उस टाइम पे चलाई गई थी। क्लाइंबिंग एवरेस्ट पीक इज नॉट फॉर अनट्रेन्ड माउंटेनियर्स, इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। ये जो एवरेस्ट की पीक पर चढ़ने की जो यात्रा है ये अनट्रेन्ड माउंटेनियर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है,
इसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यात्रा है। द ट्रैक टू द समिट takes months of physical training and weeks of acclimatization and adjusting to the physical condition। ये जो ट्रैक है, ये जो जर्नी है, समिट की जर्नी यानी कि टॉप पर पहुंचने की जर्नी, शिखर पर पहुंचने की ये जो जर्नी है, इसको करने के लिए बहुत सारे महीनों की एक क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें हफ्ते लग जाते हैं अपने आप को, अपनी फिजिकल कंडीशन को एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढालने में। Climbers need to get used to the oxygen starved height of mountain। Climbers जो है उनको ज़रूरत है कि वो कम ऑक्सीजन में अपनी बॉडी को ढाले, यानी कि ये जो माउंटेन है इसकी हाइट पर, बहुत ऊंचाई पर जाना होता है, ये वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, अभाव होता है। अब ऑक्सीजन के अभाव में बॉडी को किस तरह से एडजस्ट करना है, ये क्लाइंबर्स को सीखना चाहिए, ये क्लाइंबर्स को आता होना चाहिए, उनकी फिजिकल कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग उनको ढालनी चाहिए। The route between 26,000 and 29,020 feet is called the death zone। अब ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 26,000 और 29,020 इतनी जो हाइट है उनके बीच का जो जोन है उसको हम डेथ जोन कहते हैं, यानी कि 26,000 फीट से लेके 29,020 तक ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को डेथ जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इस जोन में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। At this height the body cannot get enough oxygen and begins to die minute by minute। और इस जोन में जो बॉडी है हमारी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जितनी की बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एंड इस वजह से बॉडी जो है मिनट बाय मिनट जो है, इंसान का शरीर जो है वो मरने की ओर बढ़ जाता है। This distance must be covered in less than a day to avoid damage to body। इसीलिए यहाँ पर हमारी जो बॉडी है, इस एरिया के बीच में बॉडी जो है वो मृत ना हो जाए, यानी कि पर्सन जो है वो मर ना जाए, इस कंडीशन से बॉडी को बचाने के लिए इस यात्रा को एक दिन में कवर करना पड़ता है। एक दिन में जल्दी से ये जो एरिया है इसको कवर करना पड़ता है। In spite of such dangers, the number of mountaineers to Mount Everest has been increasing। और इतने ज़्यादा खतरों के बावजूद, in spite of का मतलब है के बावजूद, तो इतने ज़्यादा खतरे होने के बावजूद भी जो पहाड़ों पर ये जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, इस पर चढ़ने वाले जो लोग हैं, उनकी गिनती फिर भी बढ़ती जा रही है। It has increased so much that the climbers have to wait for hours for their turn to stand atop the peak। ये जो पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्सन्स हैं, इनकी गिनती इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पर्वतारोहियों को शिखर पर खड़े होने के लिए अपनी बारी की घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, घंटों तक वेट करनी पड़ती है, फिर जाके इनका नंबर आता है। दिस एक्स्ट्रा टाइम इन द डेथ जोन ऑल्सो इंक्रीजेज द डेंजर बट इट डजंट डिटर देयर एडवेंचरस स्पिरिट। मौत के क्षेत्र में ये जो डेथ जोन है उसमें उनका ये जो अतिरिक्त समय है, एक्स्ट्रा समय है, उनके खतरे को बढ़ाता है, परंतु फिर भी ये जो साहसिक कार्य है, ये जो फीट है, इसके प्रति जो उनका उत्साह है उसमें कमी नहीं आती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में ये बताया गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसकी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे इसकी ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल कम होती जाती है। और सबसे जो डेंजरस एरिया है इस माउंट एवरेस्ट का वो है 26,000 फीट से लेके 29,020 फीट तक की जो ऊंचाई है, वहाँ पर तो ऑक्सीजन नामात्र के बराबर होती है। इसीलिए जो पर्वतारोही है वो अपने साथ इस पर्वत पर चढ़ने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं, और यहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म होने लग पड़ती है, सिलेंडर्स जो वो लेके गए होते हैं, और उस सिचुएशन में उनको
उनकी जान जो है उसको खतरा बन पड़ता है, और इसलिए उनको ये जो टॉप वाला जो 26,000 फीट से लेकर 29,000 20 फीट तक की जो ऊंचाई है, इसको एक दिन में कवर करना पड़ता है। इतने ज़्यादा जानलेवा खतरों के बावजूद जो हमारे लोग हैं पर्वतों पर चढ़ने वाले, ये जो पर्वतारोही है, उनकी गिनती कम नहीं हो रही है। उनका उल्लास और बढ़ रहा है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है इस पर्वत पर जाने की, रिकॉर्ड बनाने की, जीवन की उपलब्धि जो है उसे हासिल करने की, वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। तो अब चलते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज की तरफ। एक्टिविटी नंबर 2 जो है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनको हमने यूज करना है ताकि उनके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बन सके। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं और वो सेंटेंसेस मीनिंगफुल होने चाहिए। फर्स्ट है सी लेवल। इसका सेंटेंस होगा अ हिल इज अ पार्ट ऑफ लैंड अबव सी लेवल। नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट। अचीवमेंट का होगा राहुल वॉन ग्रेट अचीवमेंट। अगला जो है वो है माउंटेनियर। आई वॉन्ट टू बिकम अ माउंटेनियर। नेक्स्ट वर्ड इज समिट। द ट्रैक टू द समिट इज वेरी टफ। आगे है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का हो जाएगा दे वेंट ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन। Number 6 is felicitated. Both Chima and Kohli were felicitated with Arjuna Award. Dedicated. I dedicated a song to my mother. Next is acclimatization. None can survive without acclimatization to the atmosphere. Now next word is starved. The poor man starved without food. अगला सेंटेंस है एडवेंचरस। माउंटेनियरिंग इज समथिंग एडवेंचरस। तो ये थे हमारे वर्ड्स जिनके हमें सेंटेंसेस बनाने थे एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस। नाउ हम बढ़ेंगे आगे एक्टिविटी नंबर 3 की ओर। एक्टिविटी 3 में हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब एवरेस्ट? Captain Avtar Singh Cheema was the first Indian to climb Mount Everest. Next question is who led the 1965 Indian expedition to Mount Everest? इसका आंसर है कमांडर MS खोली led that expedition. अगला क्वेश्चन है when did the first Indian reach the peak? The first Indian reached the peak on May 20, 1965. Now next question is which awards did Captain Cheema receive? Captain Cheema received Arjuna Award and Padam Shri. Number 5 question is what is the oxygen starved area of the mountains called? It is called the death zone. So ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं एंड हमें एक जो करेक्ट आंसर है उसे चूज़ करना है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट है द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द प्लैनेट इज कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, वी नो वेरी वेल। नेक्स्ट वन इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल इज कितनी है जी? सी लेवल से बहुत ईजी है ये। इसका ऑप्शन नंबर आएगा हमारा सी, दैट इज 29,028 feet. The next question number 3 is the first people to stand on the top of Mount Everest were कौन कौन थे जी? कोहली, सर एडमंड हिलरी, तेंजिंग नॉर्गे या बोथ बी एंड सी? हाँ जी, इसका क्या आएगा? इसका बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन आएगा। नंबर 4 is the first Indian to summit Mount Everest was dash। कौन था जी इंडियन जो पहली बार समिट पर गया था? तो वो हमारे कर्नल अवतार सिंह चीमा थे। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। नंबर 5 इज कर्नल अवतार सिंह चीमा वॉज द डैश पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्केल द पीक। कौन से नंबर पे थे? ये 16वें नंबर पे थे, तो इसका बी ऑप्शन आएगा 16th। बोथ चीमा एंड कोहली वर फेलिसिटेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद क्या चीज़ से इनको दोनों को इंडियन गवर्नमेंट से अवार्ड मिला था? हाँ जी, अर्जुना अवार्ड से मिला था। इसका आ जाएगा अर्जुना अवार्ड।
नेक्स्ट नंबर 6 हो गया हमारा। नंबर 7 है अ पोस्टेज स्टैम्प वॉज डेडिकेटेड टू सक्सेस ऑफ द डैश एवरेस्ट एक्सपेडिशन। हाँ जी, कौन सी ईयर की बात है ये? 1965 में। 1965 का जो एवरेस्ट एक्सपेडिशन था तब इनको ये पोस्टेज स्टैम्प जो थी वो डेडिकेट की गई थी। नेक्स्ट है द रूट बिटवीन 26,000 टू 29,020 फीट इज कॉल्ड द डैश। इसे हम डेड जोन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर नाम मात्र के बराबर जो ऑक्सीजन है वो होती है। तो इसका सी ऑप्शन आएगा। आगे हमारे पास प्रोनाउंस को डिफाइन किया गया है, हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ पर इन्होंने बोला वी यूज अ प्रोनाउन व्हेन वी डोंट वांट टू रिपीट अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। जब हम किसी नाउन या फिर नाउन फ्रेज को रिपीट नहीं करना चाहते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड्स जैसे दे, शी, हर, ही, इट, ये जो है ये नाउन्स की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है, मेन कर्ता का काम करते हैं। एंड जैसे देखिए इनका यूज़ पता है, वी यूज़ दिस प्रोनाउंस व्हेन दे आर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जैसे देखिए आई लाइक मुंबई, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक जो है वो वी वर्ब को डिनोट किया, यहाँ पे एस सब्जेक्ट को डिनोट किया और ओ ऑब्जेक्ट को डिनोट किया है। तो आई लाइक मुंबई में आई जो है वो सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यू हैव ईटन द चॉकलेट्स, इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है, हैव ईटन वर्ब है, द चॉकलेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। He plays cricket, she hates vegetables, it was hot, we are Indians, they are going to the market। इस तरह से ये जो बाकी के सेंटेंसेस है इसमें he, she, it, we, they ये जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। और इसी तरह से plays, hates, was, are going ये वर्ब्स हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिकेट, वेजिटेबल्स, हॉट, इंडियंस, टू द मार्केट, द मार्केट जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में टू जो है ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए जानते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के बारे में। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा सेंटेंस के पीछे आते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे रवि नोज मी, रवि मुझे जानता है, रवि किसे जानता है? ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है। इसी तरह से अगले सेंटेंसेस में यू, हिम, हर, इट ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर राधिका द डोंकी, सीमा द टीचर ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। द स्टूडेंट्स लाइक अस, इसमें हमारे जो द स्टूडेंट्स हैं ये सब्जेक्ट है एंड अस जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई हेल्प देम, इसमें सब्जेक्ट आई है एंड देम जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें ये बताया है कि हम प्रेपोजिशंस के बाद भी इन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मी, कैन द स्टूडेंट्स कम विद यू, लुक एट हिम। इस तरह से हमें कुछ 7 एग्जाम्पल्स दी हैं और इनमें इन्होंने प्रेपोजिशंस के बाद प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशंस कौन कौन सी है? टू, विद, एट, फॉर, टू, विद, फॉर, ये जो है ये हमारी सारी प्रेपोजिशंस हैं। और इन प्रेपोजिशंस के बाद जो प्रोनाउंस का यूज़ किया वो है मी, यू, हिम, इट, अस, देम। सो इस तरह से प्रपोजिशंस के बाद भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में हमें बताया है कि हम इनका इस्तेमाल बी वर्ब के बाद भी करते हैं। अब जो बी वर्ब है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, इज, एम, आर ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स है और वाज वर्ब जो है इसकी पास्ट फॉर्म्स हैं। तो देखते हैं इसका कैसे इस्तेमाल किया है। हु इज़ देयर, इट्स मी। अब देखिए यहाँ पर इट्स मी, इट्स जो है वो इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इस प्रोनाउन के साथ एस लगा हो अपोस्ट्रोफ डाल के, इसका मतलब इट इज़ है। तो इसके बाद मी का यूज़ किया है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है। उसके बाद इट्स यू, दिस इज़ हिम, इट वाज हर, इट वाज देम। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर इज़, was इनके बाद जो है इनका इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इज़, एम, आर और was were के बाद भी किया जाता है, जो कि बी की फॉर्म्स हैं। वी यूज़ दैम फॉर शॉर्ट आंसर्स, हम इनका यूज़ शॉर्ट आंसर्स के लिए भी करते हैं। जैसे देखिए, हु इज़ दैट, ए पूछ रहा है कौन है वो, और बी बोल रहा है मी, इट्स मी, मी। देखिए अब इट्स मी की जगह पे यहाँ पे अकेला मी लिख दिया है, तो हम अकेला प्रोनाउन लगा के आंसर भी, शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। हु एट द चॉकलेट्स, किसने खाई, हर यानी उसके द्वारा खाई गई। सो इस तरह से हम शॉर्टकट में आंसर दे रहे हैं। कॉल हिम, आई एम हंग्री, उससे बुलाए मैं भूखा हूँ। वो बोल रहा है मी टू, यानी कि मैं भी। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में आंसर्स दिए गए हैं। तो वेन एवर वी वॉन्ट टू गिव द आंसर्स इन शॉर्ट फॉर्म देन वी ऑल्सो यूज़ प्रोनाउंस। ठीक है, तब भी हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज with short answers we can also use a subject pronoun plus a more formal than the object alone। कि शॉर्ट आंसर्स के साथ साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब, एक वर्ब, सब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके साथ एक वर्ब का मोर यूज़फुल देन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। जैसे देखिए, हु इज़ देयर, बी कह रहा है आई एम। अब देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाया जा रहा है, साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाई जा रही है, तो इस तरह से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं आई एम। ठीक है, कौन है, मैं हूँ, तो यहाँ पे आई एम बोला है। हु एट द चॉकलेट्स, शी डिड, उसने खाई, उसने खाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शी डिड, हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा रहे हैं शी और साथ में डिड लगा रहे हैं। आई एम हंग्री, वो कह रहा है आई एम टू, वहाँ पे पिछली बार हमने मी टू यूज़ किया था, मैं भी, और यहाँ पे आई एम टू का मतलब भी मैं भी ही है, तो यहाँ पर आई एम टू आ जाएगा। सो इस तरह से ये हमारा हो गया 5th पॉइंट। 6th पॉइंट में देखते हैं हमें कौन सी नोटेबल थिंग बताई है। वी यूज़ दैम आफ्टर एज एंड दैन फॉर कंपैरिजन। व्हेनेवर हम कोई किसी भी प्रकार का कंपैरिजन करते हैं तो हम एज और दैन का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, शी इज़ एज टॉल एज मी, वो देखिए एज के बाद मी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से ही इज़ टॉलर दैन मी, हर, अब दैन के बाद हर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग सम ऑब्जेक्ट्स और सम पर्सन्स और सम थिंग्स, देन हम एज और देन के बाद भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 है, वी कैन अगेन यूज़ द सब्जेक्ट प्रोनाउन अ वर्ब इन द सेम सिचुएशन। हम सब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके साथ में वर्ब सेम सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। शी इज़ टॉलर दैन आई एम, वो टॉलर है किसके कंपैरेटिवली, जितना कि मैं हूँ, आई एम। देखिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा रहे हैं साथ में, तो देन के बाद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से ही इज़ टॉलर दैन शी इज़। आगे देखते हैं 8th में क्या बात बोली है। वी यूज़ दैम आफ्टर बट एंड एक्सेप्ट। कभी भी बट और एक्सेप्ट का हम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी, उस सिचुएशन में भी हम कई बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे देखिए, एवरीबडी वेंट होम अर्ली बट मी, एवरीबडी वेंट होम अर्ली एक्सेप्ट मी। अब देखिए यहाँ पर हमने बट और एक्सेप्ट के साथ में इसका इस्तेमाल किया है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 5 की ओर। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दिए हैं और बीच में प्लस वर्ब लिखा है। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस में कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है ये आपने देखना है। सो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, ये आपको खुद करना है, बिकॉज अभी इतना तो आपको समझ आ ही गया है कि कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 6 की ओर। अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें अचीवमेंट वर्ड को इन्होंने सर्कल किया है, ठीक है, इसको इन्होंने ढूंढ के एनसर्कल किया है। तो आपको इसी तरह से और वर्ड्स जो हैं वो इसमें ढूंढने हैं। ओके, जो इस पैसेज से रिलेटेड हो, इस लेसन से रिलेटेड हो, इसमें से आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 7 में हमें कुछ टंग ट्विस्टर्स दिए हैं। तो टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स की कलेक्शन या फिर सेंटेंसेस जिनको बोलने में हमारी जो जीवा है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हम जो है
वो अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। देखिए आपको इन वर्ड्स को बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखिए सी शोर, सी शोर, सी शोर किसको बोलते हैं? समुद्र के किनारे को। तो यहाँ पे कुछ टंग ट्विस्टर्स दिए हैं, हम इसको वन बाय वन बोलेंगे और आप भी इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सी शोर, आगे है बाय द सी शोर, बाय द सी शोर। नेक्स्ट है सी शेल्स बाय द सी शोर। उसके बाद है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। देखिए है ना इंटरेस्टिंग। हमें स और श में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको प्रैक्टिस करके हम अच्छे से अपनी जो ये प्रॉब्लम है इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ और टंग ट्विस्टर्स दिए हैं एंड आपको इसे भी प्रैक्टिस करना है। रेड लेदर येलो लेदर। आगे है किटी कॉट द किटन इन द किचन, नॉट दीज थिंग्स हेयर बट दोज थिंग्स देयर। I can think of 6 thin things, but I can think of 6 thick things too. The big buck bit the little beetle, but the little beetle bit the big buck back. है ना, ये बीच में कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको सीखनी है। हो सकता है आप इसको क्लियरली बोल सकें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से बोल सकते हैं। आगे है नोटिस मेकिंग। तो हम नोटिस कैसे लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। नोटिस शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स सच एज, नोटिस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी या जो कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट जो या फिर स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, वो जो इसको इशू करने वाली अथॉरिटी है उसका नाम, जिस दिन को इशू किया गया है वो डेट, जिस दिन को नोटिस रिलीज़ किया गया है वो वाली डेट। टाइटल लिखना होता है, वो ज़रूरी होता है। उसके बाद बॉडी, पर्पस, इवेंट, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, सब कुछ उस बॉडी टेक्स्ट में हमने लिखना होता है कि किस चीज़ के लिए जो है नोटिस जारी किया गया है। और लास्ट में नीचे अथॉरिटी के सिग्नेचर करने होते हैं, नाम भी लिखना है और सिग्नेचर भी लिखने हैं, और हो सके तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। देखिए आपको ये बॉक्स दिया है, बॉक्स में ही हमेशा नोटिस बनाते हैं। सबसे ऊपर जो है अथॉरिटी, जो अथॉरिटी इशू कर रही है नोटिस को, उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद नोटिस लिखना है, देन जिस डेट को इशू किया जा रहा है ये नोटिस, वो डेट डालनी है। उसके बाद टाइटल देंगे हम सेंटर में कि किस चीज़ के ऊपर ये नोटिस है। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट में किस पर्पज़ के लिए आप नोटिस लिख रहे हो वो लिखना होता है। और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिग्नेचर पोर्शन लिखना होता है, जिसमें आप डेजिग्नेशन भी लिखेंगे कि आप किस पदवी पर हो, कौन सी पोस्ट पे हो, और साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे सकते हो। बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी 8 की ओर। देखिए आपको यहाँ पर नोटिस बनाने के लिए बोला गया है एंड ये नोटिस के लिए इन्होंने बॉक्स भी छोड़ा है। सो दिस इज़ फॉर यू, यू हैव टू मेक दिस बाय योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 9 की ओर। यहाँ पर आपको देखिए एक बॉक्स दिया है, जिसमें एक डाटा बॉक्स दिया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि मैचेस कितने हुए हैं, टेस्ट कितने ओडीआई हुए हैं, कितने 2020 हुए हैं इंटरनेशनल, और कितने फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कितने मैचेस हुए हैं, कितनी पारियाँ हुई हैं, इनिंग्स हुए हैं, कितने रन, बॉल्स, ये सारी डिटेल दी है। और आपको यहाँ पे इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना इंटरेस्टिंग, ये आप इजीली कर लोगे। नाउ एक्टिविटी 10 में देखते हैं। आपने 6 to 8 सेंटेंसेस लिखने हैं विराट कोहली की परफॉर्मेंस के ऊपर, जो उसने ये टेस्ट क्रिकेट में दी है। यूज़ इन्फॉर्मेशन, ये जो चार्ट आपको दिया है आप इसमें से इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से आपने इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है और इसमें इस पैराग्राफ में कुछ लाइन्स लिखनी है। सो ये सारा एक्टिविटी वर्क आपके लिए है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ एंड आई होप आपको ये लेसन जो है वो समझ आ गया है। Thanks for watching the video till the last. Thank you very much.